आज हम लोग नेक्स्ट सेट मारेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग आज का, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है। संविधान में किस रूप में, मतलब कि संविधान में हमारा ऐकिक और परिसंघीय अगर दोनों मिल जाए, ऐकिक को बोलते हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे यूनिटरी, UNITAR यूनिटरी, ठीक। और परिसंघीय को बोलेंगे इंग्लिश में फेडरल, ठीक। तो हमारा संविधान जो है कहता है कि संविधान के निम्न में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं हैं। यानी जब हम अपना संविधान निकालेंगे तो उसमें देखते हैं कि भारत में एकात्मक गुण भी है और संघात्मक गुण भी है। इसको हिंदी में बोलते हैं संघात्मक भी, इसको बोलते हैं एकात्मक गुण भी, ठीक। तो एकात्मक गुण और संघात्मक गुण जब दोनों किसी संविधान में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धसंघीय, यानी क्वासी फेडरल। ये बोला था केसी वियर ने। तो भारत का संविधान अर्धसंघीय है, ये किसने बोला था? तो बोलना केसी वियर ने, ठीक। अब होता है कि एकात्मक का मतलब क्या होता है और संघात्मक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। तो एकात्मक का मतलब होता है कि जब प्रांत, देखता होगा हमारे देश में केंद्र सरकार भी और प्रांत सरकार भी है। जब किसी भी देश में द्वैत शासन है, भारत में प्रांतीय शासन भी है और द्वैत और केंद्रीय शासन भी है। यानी कोई जब विषय वस्तु हो, यानी शक्ति हो, शक्ति मैंने किसी विषय पर कानून बनाने का पावर, जब दोनों को अलग अलग ना होकर केंद्र के हाथ में हो, यानी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और प्रांत के हाथ में अलग अलग ना होकर सिर्फ केंद्र के हाथ में हो, यानी प्रांत के अधीन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एकात्मक गुण। कौन गुण? यानी जब देश में केंद्र और राज्य दोनों हो, लेकिन शक्ति बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो, यानी कानून बनाने का पावर सिर्फ किसके पास हो, केंद्र के पास हो, सेंट्रल के पास हो, नॉट स्टेट के पास। तो ऐसे बोलते हम लोग एकात्मक, ठीक। यानी केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा ना हो, केंद्र और प्रांतियों के बीच शक्तियों का बंटवारा ना हो। और जब बंटवारा हो, केंद्र प्लस स्टेट के बीच शक्तियों का क्या हो, बंटवारा हो। इसमें बंटवारा क्या हो, ना हो। इसमें बंटवारा क्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं। इसमें देखा गया है कि राज्य होता है, राज्य को भी कुछ स्वायत्ता मिली होती है। स्वायत्ता का मतलब ऑटोनोमस, वो अपने अनुसार कानून बना सकता है, रूल बना सकता है, ठीक। तो क्या समझा, जिस देश के संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों का लक्षण मौजूद हो उसको हम बोलते हैं अर्धसंघात्मक। तो भारत में दोनों का लक्षण क्या होता है, मौजूद होता है। इसीलिए भारत में क्या कहा गया, संघात्मक और एकात्मक कहा गया है। क्यों बनाया गया है? क्यों इसलिए बनाया गया कि केंद्र पूरा पर मनमानी न करने लगे। अगर केवल एकात्मक लक्षण होता है तो केंद्र अपना पूरी मनमानी करता है। और हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए कि अपने अनुसार वो अपना शक्ति का निवारण कर सके, यानी कानून बना सके। वही भारत में अगर विविधता वाला देश ना होता तो भारत क्या होता है, एकात्मक गुण होता है। एकात्मक गुण में जैसे जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया। संघात्मक गुण में हो गया USA, इंडिया, ये सब संघात्मक गुण में आता है। लेकिन भारत में दोनों लक्षण दिखाता है, एकात्मक भी और परिसंघीय भी। इसीलिए भारत को अर्धसंघीय बुलाता है। किसी ने बोला था? केसी वियर ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में कि एकात्मक लक्षण कैसे पकड़ें कि भारत का संविधान एकात्मक लक्षण है। जैसे एकल नागरिकता है, कौन नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में बताओ हमको, एकल नागरिकता मिली है, केंद्र की मिली है कि राज्य की मिली है? तो बोलना एक की मिली है, यानी हम देश के नागरिक हैं, ना कि किसी प्रांत के नागरिक हैं। तो इससे एक का बोध हो रहा है कि केंद्र का बोध हो रहा है कि राज्य का। इसमें किसकी भूमिका है? केंद्र की भूमिका है, ठीक। ऐसा हो गया एकात्मक। अब हो गया आपातकाल। सुना होगा भारत में 3 तरह का आपात है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये तीनों
आपात लागू करने की शक्ति किसके पास है? केवल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार नहीं है। अभी बताए थे कि एकात्मक का मतलब क्या होता है? जब शक्तियाँ किसके पास हो? केंद्र के पास हो। परिसंघ में क्या होता है? शक्तियाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास हो। ठीक, भारत में दोनों को व्यवस्था देखी जाती है। हमारे संविधान में दोनों व्यवस्था देखी गई, इसीलिए भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय। किसने बोला था? किसी वीर ने। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। तो जिसमें केंद्र की भूमिका हो केवल वो क्या होगा? एकात्मक। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका हो जाएगा परिसंघात्मक या संघात्मक। पूछेगा किस में राज्य को स्वायत्ता मिली है? तो परिसंघीय में। किस में नहीं मिली है? इसमें नहीं मिली है। अब तब परिसंघीय कैसे पहचाने कि परिसंघीय है? तो राष्ट्रपति का चुनाव देखता होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभा के भाग लेते हैं। संसद हो गया केंद्र का और विधानसभा हो गया किसका? राज्य का हो गया। समझा? उसी तरह से केंद्र में देखेगा चुनाव अलग होता है, राज्य में अलग होता है। लोकसभा का चुनाव केंद्र में और विधानसभा का चुनाव किस में होता है? राज्य के लिए होता है। ठीक है। उसी तरह से शक्तियों का बंटवारा, जब 7वीं सूची पढ़ोगे तो पढ़ा ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। शक्तियों का पर क्या है? बंटवारा। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें क्या बताया गया है, जिसके आधार पर कहा था कि हमारा संविधान परिसंघीय है। ठीक, तो भारत का संविधान में एकात्मक लक्षण भी और परिसंघात्मक लक्षण भी है। एकात्मक लक्षण के गुण ये थे, परिसंघात्मक ये थे। हो सकता दे दे कि कौन इसमें एकात्मक लक्षण नहीं है, 3 दे देगा इधर से, 1 दे देगा इधर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति ने के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? ठीक ना, तो ध्यान देखो, जब औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो शिवाजी की बढ़ती लोकप्रियता से, दक्षिण में शिवाजी की बढ़ती लोकप्रियता से वो क्या हो गया? दिक्कत में आ गया, क्योंकि शिवाजी इस समय दक्षिण के सारे प्रांतों को जीत रहे थे। तो इससे भयभीत हो गया और कहा इससे शिवा अपना प्रतिष्ठा बना रहा है। तभी उसने अपने प्रमुख औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा कि जाओ शिवाजी को कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया? जय सिंह ने आया और शिवाजी के साथ लड़ा। दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें दोनों के बीच शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि भी 24 जून 1665 को क्या हुई थी? पुरंदर की संधि। पुरंदर नामक स्थल दक्षिण में, वहीं पर उसी संधि में औरंगजेब की तरफ से कौन था? जय सिंह और शिवाजी थे। ठीक ना, इसी के बाद घटना सुना होगा तुम लोग कि जय सिंह को आगरा में लिया गया, आगरा से किले से निकल के कैसे भागे, एक टोकरी से बीमारी का बहाना बनाकर। उसको हमको यहाँ नहीं पढ़ना, बाद में बता देंगे। संधि भी, इस संधि के बाद क्या हुआ? पहली बार मुगलों की मराठों ने अधीनता स्वीकारी थी। तो शिवाजी ने पूछ देगा, मुगलों का अधीनता पहली बार कब स्वीकारी थी? 1665 में। किस संधि के बाद? इस संधि से शिवाजी को काफ़ी क्षति हुई थी। उन्होंने अपने 35 किलो में से 23 किला किसको दिया था? अंग्रेजों को दिया था, जिससे 5 लाख सालाना हुड़ आता। हुड़ मतलब पैसा, और उसमें हुड़ चल रुपया में 5 लाख सालाना होता। किसको? समझा? इसी संधि के बाद खुश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। किस संधि के बाद? पुरंदर संधि के बाद। कब के बाद? 1665 के बाद। ये संधि कब हुई थी? 24 जून 1665 को। किससे के बीच? शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जय सिंह के बीच। बस इतना ही जानना, 5-6 क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो देखो, स्थल रुद्ध पहले जान लो क्या होता है। ठीक ना, स्थल रुद्ध का मतलब होता है, जैसे उरुग्वे हो गया, स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध एक देश है। स्थल रुद्ध का मतलब क्या हो गया? जो क्या है? देखो, स्थल रुद्ध में क्या होता है? किसी देश का स्थल रुद्ध को बोलेंगे हम लोग कि मान लो कोई देश है, ये देश चारों ओर से स्थल से घिरा हो। चारों ओर से किससे घिरा हो? स्थल। ए मान लो कोई देश है,
चारों ओर से बी स्थल, बी देश से, सी देश से, डी देश से, ई देश से घिरा हो। या फिर कह सकते हैं कि कोई बंद सागर, बंद सागर में क्या हो गया, जैसे कि अंदर में जो कोई किसका सागर से, जिसका किसी महासागर से मिलन ना हो, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर से किसी महासागर से मिलन नहीं है। तो स्थल रुद्र किसको कहते हैं? मान लो एक स्थल है, स्थल के बगल में कोई समुद्र सागर है और वो सागर किसी समुद्र से टच नहीं करता हुआ, तो वो भी देश स्थल रुद्र में आएगा, ठीक ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लैंड लॉक्ड है। तो विश्व में करीब 47 देश क्या है जो लैंड लॉक्ड है। कितने देश हैं? इसको मैप में बना लेना अपने से वर्क में। देखो सबसे बताते हैं पहले, जिसमें तो लोग पढ़ना कजाकिस्तान, जो एशिया में पड़ता है, ये सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। इसका क्षेत्रफल 2,17,000 वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम जो क्षेत्रफल में है लैंडलॉक्ड वो है वेटिकन सिटी, मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, ये 2,17,000 है, ठीक है। अब उसके बाद पूछ देता है किस देश में एक भी लैंडलॉक्ड नहीं है, स्थल रुद्र देश नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका में। सबसे कम कहाँ है? साउथ अमेरिका में, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब हो गया। 2 या 3 है, किस में? तो उरुग्वे कैसा हो गया? लैंड लॉक्ड हो गया। पेरू क्यों नहीं है? तो पेरू दक्षिणी, ठीक ना। तो साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 2 से 3 स्थल रुद्र देश हैं। तो सबसे कम स्थल रुद्र देश किस देश में है, किस महादेश में है? तो बोलना साउथ अमेरिका में। सबसे अधिक किस में है? किस में नहीं है? नॉर्थ अमेरिका में। सर्वाधिक किस में है? तो सर्वाधिक बोल देना अफ्रीका में है। सर्वाधिक किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। क्या? स्थल रुद्र देश। चलो अपना आ जाता, मान लो पूछ देगा अफ्रीका में कौन कौन है, मान लो पूछ देगा तो बोल देना नाइजर, मैप में देख लेना सब, नाइजर है, युगांडा है, रवांडा है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, चाड है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, देख लेना। उसी तरह से यूरोप में पूछ देगा तो यूरोप में तुमको स्विट्ज़रलैंड है, यूरोप में तुमको वेटिकन सिटी है, यूरोप में तुमको हंगरी है, यूरोप में तुमको ऑस्ट्रिया है। उस एशिया में आ जाओ, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, मंगोलिया है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक, ये पकड़ लेना, ऐसे ही पकड़ लेना। मैप में इसको बना करके सेट कर लेना सब बाद में बता देंगे, मैप में दिखाएंगे सबको। अब बता, निम्न में से यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था? तो देखो, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में, और सबसे लास्ट में आए थे स्पेनिश 1731 में। पुर्तगाली के बाद आए थे डच, डच के बाद आए थे अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए थे डेनमार्क, और डेनमार्की के बाद आए थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद आए थे स्पेनिश। तो सबसे लास्ट में कौन आए थे? स्पेनिश। लेकिन इसमें क्या दिया है? डच है, यहाँ पर हो गया, इसमें लास्ट में फ्रांसीसी है, तो आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी। नंबर 1 कौन थे? पुर्तगाली। नंबर 2 इसके अनुसार इंग्लिश, 2 डच, 3 आए थे अंग्रेज, चौथा आए थे फ्रांस। ऐसे ओवरऑल क्या होगा? पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में क्या होगा? स्पेनिश। अगर स्पेनिश ना रहे तो क्या मारना? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भी ना रहे तो क्या मारना? डेनमार्की। ये भी ना रहे तो अंग्रेज, फिर डच, लास्ट में पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन? पुर्तगाली, सबसे लास्ट में कौन? स्पेनिश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा। ऐसे आंसर इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? देखो ये महाराष्ट्र बेल्ट है, यहीं पर है रायगढ़, यहाँ पर एक कोलाबा, बहुत ही फेमस था कोलाबा, यहीं पर उनका नौसैनिक बेड़ा आता था। किसका? पूछ देगा शिवाजी का नौसैनिक बेड़ा कहाँ था? तो कोलाबा में ठहरता था। रायगढ़, यही उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी बनाने के बाद यहीं पर उसने अपना राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक कराया था 1674 में,
काशी के पंडित जी थे गंगा भट्ट। तो पूछता है शिवाजी ने अपना अभिषेक किससे करवाया था? तो गंगा भट्ट से। ठीक, कहाँ के पंडित थे? तो बोल देना काशी के पंडित थे। बोल देना इसकी राजधानी कौन थी? रायगढ़ थी। कहाँ कब किया था इसने? 1674 में। और उसके बाद इसी के बाद उसने उपाधि ली थी छत्रपति की। तो छत्रपति की उपाधि कहाँ ली थी? तो बोलना रायगढ़ में। राजधानी उनकी कहाँ थी? रायगढ़ थी। कब बना था? राज्याभिषेक किए थे? राज्याभिषेक 74 में किए थे। ठीक, उनको उपाधि कौन दिलाया था? गंगा भट्ट ने। कहाँ के पंडित थे? काशी के पंडित थे। ठीक, नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट अशोक। ये देखो, ये नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से आ रही है। यही पता उत्तर भारत में हर्ष का साम्राज्य, और दक्षिण में वातापी के चालुक जो थे, जिसमें था पुलकेशिन द्वितीय। इसी का ऐहोल अभिलेख है। कहता कि हर्ष जब पुलकेशिन द्वितीय को हराने आया नर्मदा नदी के पास, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया और हर्ष का दक्षिण विजय का सपना क्या कर दिया? चकनाचूर कर दिया। और हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने, जो वातापी के चालुक शासक था, इसने क्या किया? एक उपाधि लिया, इसका नाम था परमेश्वर। तो परमेश्वर की उपाधि कौन लिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसने दक्षिण नर्मदा की नदी को, हर्ष को नर्मदा नदी से पार करने से कौन रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक शासक था। ठीक ना? ठीक, जो हर्ष का समकालिक था। ये कौन था? हर्ष का। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख इसका बताए होंगे हम, हिस्ट्री में पढ़ा होंगे। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में इसका चर्चा मिलता है। तो दक्षिण भारत जीतने का सपना किसने तोड़ दिया था? तो बोल देना पुलकेशिन द्वितीय ने। किस अभिलेख में इसकी चर्चा है? ऐहोल में है। क्या उपाधि लिया था? परमेश्वर। किसको हराने के बाद? हर्ष को। तो आंसर क्या हो गया? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, किस अभिलेख में इसकी चर्चा है? तो बोलना ऐहोल में। ऐहोल किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक, अब होता प्राचीन सांख्य दर्शन। देखो, भारत में वैदिक काल में लगभग 6 दर्शन थे। दर्शन का मतलब होता है, जिसको हम लोग षट दर्शन भी बोलते हैं। दर्शन का मतलब होता है चिंतन द्वारा सत्य का पता लगाना, यानी वास्तविकता का पता लगाना किसी भी विषय पर, उसी को हम बोलते हैं दर्शन। इसी दर्शन में कपिल दर्शन है। तो कपिल दर्शन जो है, इसका सांख्य था। कपिल के दर्शन का नाम क्या था? सांख्य दर्शन था। इसके बारे में बोलाता है कि ये जैन धर्म के साम्य था, यानी सांख्य दर्शन में जो बातें उत्कीर्ण है वो जैन धर्म में भी है। ठीक, तो जैन धर्म से मिलता जुलता कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? कपिल थे। ठीक है, इनका कोई दर्शन नहीं है। गौतम आ सकता है। दूसरा दर्शन है गौतम का। गौतम का न्याय है। ठीक है, आ जाता है बराबर। फिर कणाद है। कणाद का वैशेषिक था। फिर आएगा तुमको जैमिनी। जैमिनी का हो गया पूर्व मीमांसा। उसके बाद फिर आ जाएगा वरदरायण। वरदरायण में उत्तर मीमांसा। ठीक, तो 6 दर्शन थे। पहला कपिल का गसांग, दूसरा गौतम का न्याय। ठीक है, फिर कणाद का वैशेषिक, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, वरदरायण का उत्तर मीमांसा, और एक था और पतंजलि का महाभास, जो योग दर्शन था। इसने महाभास नामक पुस्तक लिखा था, इसका योग दर्शन है। तो योग दर्शन किसका है? पूछता है। 6 दर्शन याद करना भी यही है। तो पूछता है किस जैन धर्म से साम्य कौन रखता? तो सांख्य दर्शन। योग दर्शन किसका था? पतंजलि का। उत्तर मीमांसा किसका? वरदरायण। उस जैमिनी का कौन है? पूर्व मीमांसा। कणाद का कौन है? बारामीर। गौतम का कौन है? न्याय। ठीक है, तो गौतम का कौन था इसमें? न्याय। नेक्स्ट, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। हम लोग देखते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो 1920 तक आते आते देखा गया था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन में जब व्यस्त थे, तो वे दलितों की तरफ उत्थान नहीं कर रहे थे। तो अम्बेडकर को इस बात से नाराज़गी हुई, और अम्बेडकर ने उसी समय 1920 में ही
बीस अम्बेडकर ने एक दलित वर्गों का संघ बनाया था, इसका नाम था द ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक, तो ये दलित वर्गों का संघ का नाम क्या था? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, किसने बनाया था? अम्बेडकर ने। कब बनाया था? 1920 में। क्यों बनाया था? ताकि दलितों का उद्धार किया सके। हम देखते हैं कि अम्बेडकर साहब जो थे वो ऊंचे पद पर होने के बाद भी, संविधान निर्माता होने के बाद भी, उनको मंदिर में उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया था। इससे काफ़ी मर्माहत थे। यही कारण था कि उन्होंने, इनकी बहुत बड़ी कहानी है, यही कारण था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अछूतों को उद्धार के लिए एक संस्था बनाई और कहा जब तक से संघ नहीं बनेगा तब तक सब अधिकार की मांगें पूरी नहीं हो सकेगी। और उन्होंने क्या किया था? ठीक, जो इसीलिए उन्होंने संविधान निर्माताओं में अछूतों के लिए बहुत सारे उद्धार के लिए काम किए। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने देखा कि महिला, पहले देखते थे कि प्राचीन काल में महिला का 8 से 9 बरस की उम्र में शादी होता था और उसका मर्द अगर मान लो कुछ साल में मर गया तो ज़िंदगी भर वो विधवा रहती थी और विधवा महिला को लोग हे दिशी देखते थे। इसी कारण से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो महिला विधवा हो गई है वो अपना विवाह भी दोबारा कर सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। और कहा कि जब तक से हम इस पर कानून नहीं बनाएंगे तब तक से वैध नहीं होगा। और उस समय गवर्नर जो था यही लोग सिग्नेचर मारता था। जैसे आज राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जब तक से किसी विषय पर कानून पर सिग्नेचर नहीं मानेगा वो देश के लिए कानून नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या होगा, ये धीरे धीरे कैनिंग, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए आवाज़ उठाई और 1856 में उनका आवाज़ सफल हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने इस पर क्या किया, कानून पर हस्ताक्षर किया और कहा आज के बाद कोई विधवा अपनी इच्छा अनुसार अगर विवाह करना चाहती है दोबारा विवाह कर सकती है। तो पूछ देगा किस समाज सुधारक के प्रयास से? ईश्वर चंद्र। कब? 1856 में। किस गवर्नर ने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, नेक्स्ट, राज्य के नीति और सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो सीधी सी बात है, समाजवादी और आर्थिक पारतंत्र को स्थापित करना। गांधी, ठीक ना, मेन यही था। ऐसे तो इसका सिद्धांत ये भी है, सामाजिक भी है, लेकिन इसका मेन क्या था? सामाजिक और आर्थिक पारतंत्र को। कैसे? देखो, डीपीएस सबसे पहले ध्यान सुनना, डीपीएस किस भाग में है? भाग 4 में है। इसमें कुल आर्टिकल कितने हैं? 36 से लेकर 58 तक है। किस में? ठीक है, तो हम जानते हैं कि 36 से लेकर 51 तक में जितने भी बात हैं वो सब कल्याणकारी है। ये सब हम क्लास में बताएंगे। कल्याणकारी का मतलब होता है क्या, कि देश के कल्याण के लिए एक सरकार है, उसको क्या जिम्मा मिला हुआ है? सरकार की जिम्मेवारी है कि आप, या राज्य की जिम्मेवारी है कि आप जनता के कल्याण के लिए काम करें। इसीलिए आपको जनता चुन कर भेजी है कि आपके पास जितने संसाधन उनके अनुसार काम करें ताकि लोग कल्याण करेंगे, ताकि लोगों का आर्थिक बचत होगी। इसीलिए इसका नाम है आर्थिक पारतंत्र। ठीक, अब होता है कि 36 से 51 तक में जितने भी आर्टिकल हैं उन सारे आर्टिकल को 3 खंड में बांटा गया है। कुछ आर्टिकल गांधीवादी मॉडल पर है, कुछ आर्टिकल समाजवादी मॉडल पर है और कुछ आर्टिकल उदारवादी बौद्धिक मॉडल पर। ठीक ना, जैसे 40 है ग्राम पंचायत है, 47 है मद्य निषेध है, 43 है, ये सब आर्टिकल जो है 46 है, 48 है जिसमें कहा गया वन जीव सुरक्षा, ये सारे पशुपालन सुरक्षा। ठीक ना, ये सारे जो है आर्टिकल गांधी जी के मूल पर आधारित है। यानी गांधी जी की विचारधारा थी कि जो निम्न तबका है, जो छोटे स्तर के लगा, कम से कम उनका विकास किया जाए। समाजवादी का मतलब था सभी के लिए को लेकर है। जैसे हमारा 39 का ये 43, 41, 42, 45, ये सारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में समाजवादी मॉडल पर है। इतना ही जानना।
उदारवादी मतलब ये वैश्विक स्तर पर, जैसे 44 हो गया हमारा, 50 हो गया, 49 हो गया, 51 हो गया, ये सब हमारा उदारवादी मॉडल पर। यानी कहने का तात्पर्य है कि डीपीएस जो बनाया गया था उसमें जितने भी आर्टिकल हैं उनको 3 खंडों में बांटते हैं। 3 खंड में इसलिए बांटते हैं कि जो खंड समाजवाद की बात करता है उसको समाजवादी, जो खंड उदारवादी की बात करता है मैंने बौद्धिक चेतना की बात करता है तो उसको बौद्धिक, और जो गांधीवादी मॉडल पर उसको गांधीवादी मॉडल पर है। तो कभी कभी ये भी पूछता है यूपीएससी में, इनमें से कौन सा मॉडल गांधीवादी मॉडल, अनुच्छेद गांधीवादी नहीं है। 40, 47, 43, 44, तो 44 क्या हो जाएगा? उदारवादी मॉडल। कुछ राजनीतिक मॉडल है जो बाद में हम क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो ध्यान रखना, संविधान की आत्मा रहेगा और अम्बेडकर नहीं रहेगा तो प्रस्तावना हो जाएगा आंसर में। अगर अम्बेडकर दिया रहा है और संविधान की आत्मा दिया रहा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, ठीक ना। देखो, जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट की रचना हो रही थी, इन मूल अधिकार की, जन्मना अधिकार की, ये हमको मिलना ही चाहिए, तो कहा गया था कि ये मूल अधिकार हमारे पास जो भी दिए गए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो भी हमारे पास आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकार जुड़े हुए हैं, ये तब तक प्रासंगिक नहीं है जब तक इसकी रक्षा ना हो। मान लो हमको दंड, हमारी क्या है, हमको मान लो हम रूम में रहते हैं और रूम का महत्व तब तक से जब तक से हम सुरक्षित ना हो। तो सुरक्षित रहने के लिए हमको क्या चाहिए? खिड़की बनाना होगा, खिड़की में से कोई भी घुस सकता है। नेक्स्ट हो गया, उसी तरह से तो कहता है कि मूल अधिकार तभी तक प्रासंगिक जब तक उसकी रक्षा हो रही हो। इसी रक्षा के लिए अम्बेडकर साहब ने 32 से लेकर 35 तक में बनाया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी मूल अधिकार को रक्षा करने के कारण ही मूल अधिकार की रक्षा कैसे हो सकता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। उसी को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक ना। तो संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया है कि जब तक अधिकार की रक्षा नहीं होगा तो फिर वो हमारा संविधान का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मूल अधिकार की रक्षा को संविधान का आत्मा कहा है। उपचारों का अधिकार यानी हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन हो तो हम इस संरक्षण के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। पढ़ा होगा, न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। ये भाग 3 में है, ये भाग 6 में इसकी चर्चा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में है? 32 में है, ठीक है ना। इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार का रीट दायर करने का अधिकार मिला हुआ है। रीट में बता देंगे अलेख, जिसमें सुना होगा परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक। तो किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्यान सुनना, तो प्रकाश की तीव्रता पूछ रहा है। तो पहला आता है, देखो, लक्सोमीटर, ठीक ना। तो लक्सोमीटर का काम है घुटने के बारे में जानना है। कैलोरीमीटर के बारे में रासायनिक के बारे में है, ठीक। कैलोरीमीटर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब होता है केमिस्ट्री में तो उसके बारे में है। लक्सोमीटर क्या? घुटने के बारे में है। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापने के बारे में होता है। एनोमीटर होता है पवन वेग के बारे में। तो उपयुक्त में से क्या होगा? प्रकाश का किस उपकरण द्वारा बनते हैं, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा हम लोग को क्लोरोमीटर, ठीक ना। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो पलायन वेग वहाँ पर क्या है? कम है। पलायन वेग कम है, इसीलिए पलायन वेग क्या होगा? पलायन वेग कम होने का कारण क्या होता है? तेज़ी से वहाँ का हवा जो होता है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चला जाता है और धरातल पर बैठ नहीं पाता है, इसीलिए वहाँ पर वायुमंडल का क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके मार से कम होता है। तो यहाँ का पलायन वेग कम होने के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय हवा जो होती है वो वहाँ से उठ करके ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर हवा की मात्रा क्या हो गई है? नगण्य हो गई है, यानी यहाँ पर निर्वात होता है। इसीलिए कहा था कि जब हम चंद्रमा पर जाते हैं
तो कोई भी ध्वनि निकालते हैं तो हमें सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि निर्वात में, और यह निर्वात क्यों है? क्योंकि अपलायन में कम होने कारण वायुमंडल क्या होता है, हवा क्या होती है, वो ऊपर चली गई है, उसके धरातल से ऊपर चले गई है, और धरातल के आसपास वायुमंडल का अभाव है, इसलिए हम निर्वात बेल्ट बुलाता है। और निर्वात में कोई भी आवाज़ करेंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए वह चंद्रमा पर जब हम क्या करते हैं, पूछता सवाल कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुन, ध्वनि की आवाज़ क्यों सुनाती है, तो बोलना वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है? वहाँ पर पलायन वेग क्या कम है। ठीक, नेक्स्ट, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है। क्यों जीवनदायी? देखो 95% देखो हमारे पास अगर खेत है, जब मान लो बिहार है, बिहार में मान लो जोत का आकार बड़ा होता है, यानी खेती एक किसान के पास 10 बीघा 20 बीघा होता है, तो क्या करता अपना, वो अच्छा से खेती करता, व्यवसायिक खाता। क्यों करता है व्यवसायिक? तो 10 किलो मान लो 100 किलो, मान लो 100 किलो चावल पैदा करता, 10 किलो उसका खपत है, 90 किलो खपत है, 90 किलो क्या करता, बेच देता, तो व्यवसाय करता। लेकिन जीवनदायी क्यों है? क्या जोत का आकार छोटा है। जोत का आकार छोटा क्यों? पॉपुलेशन बढ़ा, परिवार बटे, जोत का आकार क्या, सब खेत बट गया, तो जोत का आकार क्या हो गया, यानी जोत हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले जोत बड़ा था, अब जोत क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जोत का आकार जब छोटा होता है तो वैसे कृषक को हम लोग सीमांत कृषक बोलते हैं और लघु कृषक बोलते हैं। सीमांत का मतलब होता है इसके पास कहने को तो खेत है, मान लो इसको 2 वक्त का रोटी चाहिए, इस खेत से इसको 1 ही वक्त का रोटी होता है, अगले वक्त के लिए दूसरे खेत में काम करेगा। तो सीमांत का क्या हुआ, कहने का क्या है, खेती है, लेकिन उससे खेती वो कर नहीं पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीमांत कृषक। तो बिहार में 95% लोग लघु और सीमांत कृषक है। तो ये लोग क्या करते हैं अपना, इनके पास ज़रूरत ज़्यादा खेत नहीं है, तो अपना खेती किए, खाना बनाए, खाना खा, अपना भोजन पैदा किए, और कुछ समय तक के बाद फिर वो दूसरे पास हित हो गए, यानी विशेष उत्पादन पर बल ही नहीं दे पाते हैं। इसीलिए क्या बोला गया है, जीवनदायी कृषि। ठीक, तो बिहार में कैसा कृषि है, जीवनदायी। वही अगर बिहार में 90% क्या लोग होता, बड़े बड़े कृषक होता, तो क्या होता, लोग व्यावसायिक खेती भी करते, तो क्या हो गया, जीवनदायी हो गया। नेक्स्ट हो गया, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। अब देखो विधान परिषद क्या होता है। विधान परिषद जो होता है, किसी राज्य में आर्टिकल 169 बोलता है कि उस राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा, एक होता है किसी राज्य में विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। विधानसभा हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। अभी 6 राज्य में है, जम्मू कश्मीर हट गया, केंद्र शासित प्रदेश बनने का हट गया, अपना सांस हटा भी दिया गया। तभी 6 राज्य कौन हो गया, उमा बीका, का से कर्नाटक, बी से बिहार, आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य निकला तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश भी, तमिलनाडु भी, एम से महाराष्ट्र, यू से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ 100 है, यहाँ 78 है, और आंध्र प्रदेश में तुम्हारा करीब 53 है लगभग, शायद, हाँ शायद 53 है, यहाँ 43 है, बिहार में अपना 75 है, कर्नाटक में भी 75 है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीट है, तो यूपी में है। किस बिहार और किस राज्य की सीटें बराबर है, तो कर्नाटक और बिहार की सीटें क्या है, बराबर है। चलो, बिहार विधान परिषद का गठन कैसे होता है जान लो, किस आर्टिकल में, 169 में है। तो कहता उस राज्य की विधानसभा अगर चाहे तो 2/3 बहुमत से बिल पास करके केंद्र की संसद की अनुमति लेकर, केंद्र की लोकसभा या राज्यसभा की अनुमति लेकर वो विधान परिषद का गठन कर सकता है। ठीक ना, तो विधान परिषद गठन कैसे होता है, उस राज्य की विधानसभा अगर चाहे 2/3 बहुमत से पारित करके संसद के से अनुमति लेकर के क्या कर सकता है, वे अपने राज्य में विधान परिषद गठन कर सकता है। अभी 3 राज्य और हैं जो प्रस्तावित हो गए, असम, तमिलनाडु और उड़ीसा। 3 राज्य जो है जो
प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी किसी भी समय घोषणा हो सकता है इन राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन होता है, क्योंकि ये भंग नहीं होता। इसका हम स्पेशल क्लास बताएंगे, ठीक ना। विधान क्या होता है? उच्च सदन होता है, ठीक। तो 75 बिहार में है। कैसे 75 है देखो, तो कहता है कि किसी भी राज्य का विधान परिषद का सीट जो होता है उस राज्य की विधानसभा पर डिपेंड करता है, गुने 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बिहार में 243 विधानसभा सीट है, गुने 1/3 81। बिहार में कितना हो सकता था? 81 है, कितना? 75। कितना कम है? 6। तो अपनी निर्धारित सीट से कितना कम है? 6 कम है। कितना भी है? 75 है, ठीक। ये बोले ना, क्लास में जब बोर्ड पर पढ़ाने का मजा कुछ और है, यहाँ पर ठीक है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? समय से पर और हम बेहतर बनाएंगे, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, ठीक ना। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कहा था कि जब महावीर मरे थे, मरने के बाद उनके अनुयायियों में डिस्प्यूट हो गया मुद्दों को लेकर, तो 2 बार कॉन्फ्रेंस बनाया गया। एक बार पहला बनाया गया 299 BC में और दूसरा 512 ईस्वी में AD में। पहला CM के समय, दूसरा का अज्ञात है। पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। पहला में भद्रभाऊ अध्यक्षता क्या था, दूसरा में देवादी श्रमण। पहला में मेन है। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। पार्श्वनाथ के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते थे और महावीर के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे, ठीक ना। तो ये पूछ सकता है उसमें राजा कौन था? CM था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्षता कौन क्या था? प्रथम जैन संघ तो भद्रबाहु, ठीक ना, भद्रबाहु। तो इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर कोई नहीं है, तो इसीलिए इसमें होगा, उसको स्थूलभद्र भी लोग बोल देता कहीं भी, तो मार लेना। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बोल देना स्थूलभद्र ने, ठीक ना। स्थूल जो श्वेतांबर और दिगंबर का था, ठीक ना। सबको पता है कि श्वेतांबर जो कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो नग्न, तो महावीर का अनुयायी क्या थे? तो किस सम्मेलन में पहली बार क्या हुआ था? 2 भागे बटे थे, तो पहला सम्मेलन, ठीक ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव सुरक्षा की बात करता है? तो बोलना है 48 का क। ये देखो जूटा है, जहाँ बताया था ना, जहाँ जूटे, जहाँ क खा लिखा है संविधान को जोड़ा गया है संविधान। तो 42वां संविधान 1976 में वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, इसीलिए भारत में जैविक उद्यान होता है, जैविक उद्यान है, अभयारण्य है, सुना ना, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, इसीलिए बना हुआ था। तो 42वां संविधान 1976 में यह क्या हुआ? यह आशा जगी, यह बात हुई कि क्यों न हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार कोई काम करे। इसी पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने वन उद्योग लगाया, तो वन जीव सुरक्षा हो, जिससे हमारा जैविक उद्यान है। संजय गांधी क्या है ये? आर्टिकल 48 का क में कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि राज्य पर्यावरण सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा, वन जीवों की रक्षा करेगा। जैसे गाय पर प्रतिबंध लगाना राज्य का DPS में आता है। ये टॉपिक किसका है? DPS का है। DPS क्यों है? क्योंकि 36 से 51 के बीच में आर्टिकल है ना, 49 सब है ना वो। चलो, तो वन जीव अभ्यारण्य, तो बताओ ये वन जीव अभ्यारण्य 48 का अनुच्छेद कब आया था? 1976 में। किस संविधान से होना था? 42वां। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 75, इसको तोड़ो और बढ़िया से। 75 का 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक, देखो लिखा हुआ है, व्यक्तिगत भी होता है। व्यक्तिगत होता ही राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक होता है लोकसभा के प्रति। तो सामूहिक कैसा होगा? लोकसभा का प्रति। 75 के 3 में है, 75 के 2 में है। देखो, मंत्रिपरिषद क्या होता है बताओ? PM के अधीन जितने भी विभाग हैं, उस विभाग को जो मंत्री को पद मिला वो मंत्रिपरिषद हुआ, जिसका हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक ना। उत्तरदायी बोल रहा, उत्तरदायित्व का मतलब होता है अपने पद पर रहना। तो पद पर वो, जब वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को जब चाहे तब, जैसे मैं मान लो मंत्री हूँ, मैं मान लो रक्षा मंत्री हूँ, मैं चाहूँगा जब चाहूँगा तब अपना पद से इस्तीफा किसको सौंपूँगा?
तो राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल में? 75 का 2। ये हो गया व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से सारा मंत्रिपरिषद कब खत्म हो जाएगा? जब लोकसभा भंग हो जाएगा, लोकसभा समाप्त हो जाएगी, प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो ये 75 का 3 में ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद पूछेगा सामूहिक रूप से दायित्व तो क्या मानना? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से क्या मानना? राष्ट्रपति के प्रति। किस आर्टिकल में? 75 का 2। फिनिशिंग दे देगा। 75 का 3 में है सामूहिक। ठीक, यहाँ आंसर क्या हो गया? 75। नेक्स्ट 19 में है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जदई और माया की वशीकरण है? 4 वेद सबको पता ही है। ऋग वेद में है देवताओं की स्तुति है, मैंने देवताओं का गुणगान। ठीक, इसमें देवताओं का स्तुति के बारे में, देवताओं का गुणगान किया गया है। अथर्ववेद में है जादू टोना। यजुर्वेद, यजुर्वेद यश से यज्ञ से संबंधित है। और सामवेद सामगान से है। तो क्या पूछ रहा है? जदई माया वशीकरण, तो जादू टोना का संबंध किससे हो गया? अथर्ववेद से। पूछता देवताओं का स्तुति तो क्या बोलता है? ऋग्वेद। सामवेद क्या है? गान से है। यश यजुर्वेद, यश से क्या हो गया? यज्ञवेद। अब बताए, राज्यसभा को निम्न में से किस क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार होता है? मतलब एक अधिकार जो है राज्यसभा को पूर्ण मिला हुआ, तो कहना जब किसी राज्य में, अच्छा बताओ, राज्य सूची में पढ़ाए थे ना, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार कब बनाएगा? जब विधानसभा रहेगा। विधानसभा मान लो क्या हो गया? भंग हो गया किसी कारणवश से, मान लो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा कर लिया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो विधानसभा क्या हो गया? मान लो भंग हो गया। इस अवस्था में उसमें उस राज्य में कोई कानून बना हो जो राज्य सूची से जुड़ा हुआ हो, तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? क्योंकि विधानसभा तो भंग है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि लोकसभा ये भी कानून बना सकता है, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, बशर्ते उस राज्यसभा जो उच्च सदन होता है केंद्र में, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके यह कहे कि हाँ लोकसभा इस पर कानून बना सकते हैं, तो बना सकता है आर्टिकल 249 के तहत। तो क्या बोलना है? तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है कि नहीं? तो बना सकता है। किस कंडीशन में बोलना है? तो बोलना जब विधानसभा क्या हो जाए? भंग हो जाए। किस आर्टिकल के तहत? 249 आर्टिकल के तहत। कब? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से कह दे किसको? लोकसभा को कि लीजिए सरकार, लीजिए इस पर कानून बनाइए राज्य सूची के विषय पर, तो बना सकती है। ठीक ना? तो इस जगह राज्य सूची के विषय पर विधानसभा बनाने के संसद को क्या देना है? अधिकार दे देना। किस गवर्नर पर महाभियोग लगा था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। एक देखना लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को नहीं मारना है, वारेन हेस्टिंग्स। तो कहा था कि जब ये कहाँ गया, जब ये अपने अंग्रेज जब अपने देश लौटा, तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा था 1784 में, वहाँ के अधिकारियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब इस व्यक्ति ने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, व्यापक पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भ्रष्टाचार किया है, क्यों न इस पर महाभियोग लगाया जाए, यानी इसको पद से हटाया जाए। जैसे ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस पर महाभियोग लगा दिया गया और इस पर केस हुआ। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो एकमात्र गवर्नर जिस पर महाभियोग लगा वो कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक ना? नेक्स्ट अब होता है मानव विकास सूचकांक। ठीक, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा कहाँ से ली गई, किसने है? तो महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के समाजसेवी थे, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही 1990 में ये प्रस्ताव रखा था। और तभी से लेकर के यूएनडीपी ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूएनओ का एक खंड है, पार्ट है, उसी ने यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, हर साल विश्व के मानव विकास कितना हो उसका पता लगाता है। ठीक ना? तो महबूब हक किसकी देन थे? महबूब हक क्या बनाया था? मानव विकास, कि दुनिया में किस देश का मानव का विकास सबसे बेहतर है। ठीक ना? इसमें 3 आधार तय किए जाते हैं, ध्यान रखना। आगे हम क्लास से बता देंगे बढ़िया से। जीवन प्रत्याशा, यानी मरने का दर, कब मरते हैं, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, 3 को मेन आधार बना था।
और इसी आधार पर दुनिया के हर देशों का मानव विकास का सूचकांक ज्ञात करता है। अभी शायद भारत 130 पोजीशन पर शायद है, ठीक ना। ये देख लेना करंट का है, ठीक। और 13 तबाका बराबर सूचकांक कॉलम है। इसमें और भी डीप है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। इसको डीप पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तब क्लास में। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने की थी? महबूलक ने। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कब? 1990 में, ठीक। ये निकालता कौन अभी संस्था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कितने आधार हैं? 3। शिक्षा, साहित्य, जीवन शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना। इसमें 3 न्यूनतम रैंक होता है 0, अधिकतम रैंक होता है 1। इसमें 3 आधार बनाया गया है, ठीक ना। पहला आधार है न्यून एचडीआई, मध्यम एचडीआई और उच्च एचडीआई, ठीक। सोयाबीन में क्या पाया था? सोया प्रोटीन पाया था। तो प्रोटीन से अधिक किसमें पाया था? 40%। इसीलिए प्रोटीन से क्या होता है? मांस बढ़ता है। मांसल, अगर हमको मांसपेशियों को मजबूत करना, बढ़ाना है तो क्या खाएंगे? प्रोटीन, ठीक ना। प्रोटीन खाना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को अपने वजन के अनुसार 4 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मान लो आपका 60 ग्राम वजन है, 60 किलोग्राम, तो उसको 60 गुने 4 ग्राम, 6 चौका 24, 224 ग्राम इसको जरूर खाना चाहिए प्रोटीन, ठीक ना। हर मन 1 kg पर, तो 60 किलोग्राम 24 हो गया, ठीक। 224 ग्राम इसको खाना चाहिए, क्या चीज़? प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा है बिहार में 2011 के अनुसार महिला का साक्षरता दर कितना था? तो देखो बिहार का पूछ रहा है, तो 51.55 है। और बिहार सबसे राष्ट्रीय स्तर में सबसे पीछे है महिला में, ठीक। सबसे पीछे कौन है? नहीं, तब राजस्थान है। तो नंबर 1 पर बिहार कौन है? तो ऊपर राजस्थान है। अब बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो महिला स्तर में सबसे आगे है? तो रोहतास बोलना है। रोहतास जो है साक्षरता में महिला में सबसे आगे है। तब बोल देना उसी में आ जाएगा, तुमको पटना आ जाएगा आगे। पहला नंबर पर कौन है? दूसरा नंबर पर कौन है? पटना। तीसरा नंबर तब भोजपुर हो गया। सबसे कम पूछ देगा महिला साक्षरता किस में है, तो बोलना पूर्णिया में है। तब होगा सीतामढ़ी। तो सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है? पूर्णिया में। सबसे अधिक किस जिले में? रोहतास में, ठीक। नेक्स्ट 1857 में लखनऊ 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में हो गया तुमको अवध बेगम हजरत महल, ठीक। लखनऊ में की थी, तो उस समय अवध लखनऊ में आता था, ठीक ना। वही हो गया, तो अवध। रानी लक्ष्मीबाई की थी कहाँ पर? सब झांसी से। तात्या टोपे कहाँ से किए थे? ग्वालियर से। और नाना साहब कानपुर से। तो नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। तात्या टोपे ग्वालियर से। इन्हीं को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। इनके एक दोस्त ने मुखबिरी कर दिया था। मुखबिरी में उसको बता दिया था छिपे हुए, और फांसी पर इनको तात्या टोपे को लटका दिया। सब ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह के दौरान, विद्रोह जब हो रहा था तो किसको फांसी पर लटका दिया? तात्या टोपे को। नेक्स्ट शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो भी एक क्वेश्चन है। पहाड़ियाँ हिल स्टेशन देखो क्या क्या है पूछता, देखना। हम लोग पहले कर्नाटक में चले जाएं, तो कर्नाटक में 2 है, एक कद्रेमुख है, एक ब्रह्मगिरी है। इसी ब्रह्मगिरी से हमारा निकलती है ये नदी, कावेरी नदी, ठीक ना। एक ब्रह्मगिरी है और एक कद्रेमुख है, ठीक। कद्रेमुख से वही कोयला निकल आता है, लोहा इस्पात निकल आता है, और यही लोहा यहाँ पर हमारा जो के देखो यहाँ पर तुंगभद्रा जो परियोजना है वहाँ पर जाकर उसमें लगता है, प्रेम में लगता है। तो लोहा इस्पात कहाँ से निकलता है? कद्रेमुख से। कद्रेमुख पहाड़ी से, ठीक ना। ये दोनों कहाँ है? ब्रह्मगिरी, कद्रेमुख, कर्नाटक में। पनवेल क्या निकलती है? कावेरी नदी, ठीक ना। अब केरल में आते हैं, तो केरल में है अन्नामलाई, प्लस तमिलनाडु में है। तो केरल अन्नामलाई जो पहाड़ी है वो केरल प्लस तमिलनाडु के बीच में, ठीक ना। इसी के नीचे है कैडमम पहाड़ी, ये भी केरल प्लस तमिलनाडु के बीच में, ठीक ना। कैडम प्लस तमिलनाडु के बीच में। इसी कैडमम में इलायची मिलता है,
इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी बुलाता है। ठीक। अब आता है यहाँ पर पालनी की पहाड़ी, जो तमिलनाडु में है। यहाँ पर सेवराय पहाड़ी है, ये भी तमिलनाडु में है। यहाँ पर जवादी पहाड़ी है, वो भी तमिलनाडु में है। ठीक ना। यहाँ पर नीलगिरी है, ये 3 से घिरा हुआ है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बताए थे ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है। ठीक ना। कौन। अब आता आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। और पाल केंद्र, ये दोनों कहाँ है? पाल केंद्र और नल्ला मलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जवादी, सेवराई और पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कैडमम कहाँ है? केरल तमिलनाडु में है। अन्नामलाई कहाँ है? केरल तमिलनाडु में। नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। नल्ला मलाई और पाल केंद्र कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी और कद्रेमुख कहाँ पर है? तुमको कर्नाटक में। ठीक। कद्रेमुख से क्या निकलता है? लौह इस्पात। ब्रह्मगिरी से कौन नदी निकलती है? कावेरी। कैडमम पहाड़ी कहाँ में कौन सी निकलती है? इलायची मिलाती है, इलायची बनाई थी इसलिए। ठीक ना। नीलगिरी क्या करता है? दोनों ओर से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है, यहाँ पर आकर के दोनों मिल जाती है। ठीक।